ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। देखो आज हम कल वाले टेस्ट को सोल्व करते हैं। मैं आपको वन बाय वन एक क्वेश्चन करके सभी क्वेश्चंस को सोल्व करवाता हूं। आप भी अपने पास में एंड्रॉइड मोबाइल में अपने जो टेस्ट था उसको ओपन कर ले। मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिले हैं इस क्वेश्चन में और डिस्प्ले पर आपको हमारे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। उसे ध्यान से देखिए। द किंग ब्लैंक गेव और द मेडल। अब देखिए यहाँ पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ना है और किंग के लिए इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो सकता है। देमसेल्फ दे का होता है और हिमसेल्फ ही का होता है, तो किंग को हम ही मानेंगे। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन को हम करेक्ट सेकेंड ऑप्शन को फिलअप करेंगे। और थर्ड ऑप्शन वन सेल्फ होता है, ये वन का होता है। केवल हमारे पास में एक ही इंडिफिनिट प्रोनाउन है ऐसा जो अपने स्वयं का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखता है और इट सेल्फ इट का होता है। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, हिमसेल्फ। शायद आपने बहुत सारे स्टूडेंट अटेम्प्ट भी किया है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर नजर आ गया होगा। देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। द मैन ब्लैंक सन वॉज अरेस्टेड यस्टरडे हैज कम। अब यहां देखिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन है हु, हुज, हुम और दैट। ये 4 ऑप्शन है आपके लिए। इनमें से एक को सिलेक्ट करना है। देखो जब हम हु का यूज करते हैं तब ब्लैंक के ठीक बाद, यानी ये सब्जेक्टिव केस है तो वर्ब की रिक्वायरमेंट रखता है। तो हमारे पास में ब्लैंक के इस पार कोई वर्ब नहीं आई तो हु तो आने का सवाल है नहीं। हुम ऑब्जेक्टिव केस होता है, वो भी यहां पर नहीं आ सकता। इसका करेक्ट आंसर होगा हुज। अंडरस्टूड। दैट भी नहीं आ सकता यहां पर, यानी यहां पर हुज होगा, यानी हुज सन। अब पूरे सेंटेंस को मीनिंग इसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। द मैन हुज सन वॉज अरेस्टेड यस्टरडे हैज कम, यानी वो आदमी जिसके पुत्र को कल अरेस्टेड कर लिया था वो आ गया है। सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्लियर और इज नॉट क्लियर? थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। गिव मी द बुक फेयर ऑफ टेबल। देखो यहां पर भी रिलेटिव प्रोनाउन है और इस रिलेटिव प्रोनाउन में देखो हु लिविंग पर्सन के लिए आता है, विच नॉन लिविंग पर्सन के लिए आता है, पर्सन और थिंग्स के लिए आता है, होम और हुज। यानी कि यहां पर हमारे पास में जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से ऑप्शन नंबर 2 यानी विच करेक्ट होगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, यहां पर विच आएगा। गिव मी द बुक विच फेल ऑफ टेबल। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आई वॉज मच बेटर रनर देन। डियर स्टूडेंट्स यहां पर कंपेरेटिव डिग्री है और कंपेरेटिव डिग्री में देन के बाद में सब्जेक्टिव केस को फिलअप किया जाता है, आई मीन नॉमिनेटिव केस। फ्यू यहां पर गलत है, हिज गलत होगा और यहां पर ही करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3 ही यहां पर होगा। फिर से मेरी बात को रिपीट करता हूं। कंपेरेटिव डिग्री हो या पॉजिटिव डिग्री हो, जब उसमें कंपैरिजन किया जाता है तब नॉमिनेटिव केस को लिखा जाता है, न कि सब ऑब्जेक्टिव केस को। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। शी वॉज एबल टू फील विद ब्लैंक और हैंड लिखा हुआ है। देखिए हैंड हमारी नाउन है और नाउन को एडजेक्टिव चाहिए तो ही यहां पर गलत होगा, हर यहां पर सही होगा। सी भी गलत है। सी और ही सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस को हम नाउन के ठीक पहले नहीं लिख सकते, वहां पर पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है तो सी का यहां क्या होगा, हर। यहां पर हर करेक्ट होगा और हिम ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी यहां पर रॉन्ग आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। मिस्टर स्ट्रॉस। देखो स्ट्रॉस आपने इसको प्लूरल समझ लिया होगा बट ये सिंगुलर किसी का नेम है। मिस्टर स्ट्रॉस क्वाइट लॉस्ट टेम्पर। टेम्पर नाउन है और नाउन को एडजेक्टिव चाहिए। देखो यहां पर देहर गलत होगा, रॉन्ग आंसर है। कारण समझिए, देहर कब आता, जब सब्जेक्ट दे होता
और यहाँ पर देम आने का कोई सवाल है नहीं, देम ऑब्जेक्टिव केस है, हर आ सकता था, बट यहाँ पर मिस्टर स्ट्रोस लिखा हुआ है, मिसिस स्ट्रोस नहीं, तो यहाँ पर जेंडर की वजह से यानी कि हम इसको पुरुष मानेंगे। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 2, हिज टेम्पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, मैन इज द ओनली एनिमल कैन टॉक। अब यहां देखिए हमारे पास में 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 विच नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, होम प्रश्न के लिए आता है, और देट सभी के लिए आ सकता है, नन ऑफ द अबोव इनमें से कोई भी नहीं। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? यहां पर किसी न किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, मैंने आपको नोट करवाया था, ऑल, एनीथिंग, एनी, ओनली, इन सबके साथ में देट रिलेटिव प्रोनाउन को फिलअप करते हैं, तो इसका आंसर होगा देट। आपको अगर कोई भी डाउट्स हो तो मेरी जो पिछली लाइव क्लास थी वो सारी यूट्यूब पे स्टोरेज है, वहां से आप फिर से उनको देख सकते हैं और इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं मैं। आई नो यू मच एज। देखो यहां पर भी कंपैरिजन है, बट यहां पर कंपैरिजन किन में है? देखो यू में है, यू के साथ में है, यानी आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। तो आपको ये चीज यहां पर पॉजिटिव डिग्री है, बट कंपैरिजन किन चीजों के बीच में हो रहा है? यानी बराबर की चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है। तो आई नो यू यहां पर ऑब्जेक्टिव केस है, और यू की कंपैरिजन हो रही है उसके बाद वाले प्रोनाउन के अनुसार। तो बताइए ये ऑब्जेक्टिव केस है। मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन दिया था, उसमें देन के बाद में सब्जेक्टिव केस आया था, बट यहां पर देखो आप यू का केस समझिए, यू ऑब्जेक्टिव केस है, तो इनमें से ऑब्जेक्टिव केस में ही कंपैरिजन होगा। अब यहां पे देखिए, देखो यहां पर ही गलत होगा, क्योंकि ही का केस सब्जेक्टिव है, बट यू का ऑब्जेक्टिव केस है। हिम सही हो सकता है, देयर गलत होगा। अब देखो लास्ट वाला ऑप्शन देखिए आप, यहां पर हिम एंड हर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4, सारे ऑप्शंस भी पहले हम एक बार रीड आउट करेंगे। हो सकता है कि यहां पर देखो दोनों में ही ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड, मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द टीम आर डिवाइडेड इन। देखो टीम आर डिवाइडेड इन, डिवाइडेड होने पर क्या होता है? मैंने आपको बताया था, कोई भी कलेक्टिव नाउन होती है, डिवाइडेड होती है तो उनको हम प्लूरल मानते हैं, और यदि यूनाइटेड होती है तो उनको सिंगुलर मानते हैं। अब देखिए टीम के लिए यहां पर डिवाइडेड है तो प्लूरल होगी, और टीम के लिए हम दे प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा देयर। इट्स, इट इज होता है, ये गलत है। इट्स ये भी गलत है, नॉन लिविंग भी मान सकते हो जाता अगर इट्स करेक्ट आंसर होता, अगर ये यूनाइटेड होती तो। वन शुड डू ड्यूटी वन सेल्फ। अब देखिए यहां पर वन क्या है? वन इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, और इंडिपेंडेंट प्रोनाउन के अपने खुद के केस होते हैं, तो आपको देखो कौन सा केस बनना है? ड्यूटी नाउन है, नाउन से पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव बनना है, तो इसका वंस होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। बिसाइड्स मी मेनी, बिसाइड्स मी मेनी वर प्रेजेंट। अब देखिए मेनी के बाद में मेनी एडजेक्टिव है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लेता है, तो यहां पर अदर्स करेक्ट आंसर होगा। मेनी के कारण अदर्स आएगा, क्योंकि मेनी के बाद में प्लूरल फॉर्म आने जरूरी है। माय हाउस इज फर्दर देन। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। माय हाउस इज फर्दर देन, यहां पर देन के बाद में उसके आगे जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है उसी के लिए नाउन या प्रोनाउन लिखना है, तो सी गलत हो जाएगा। सी नहीं, क्योंकि इधर तो हम हाउस से कंपैरिजन सी से कैसे कर सकते हैं? हर भी गलत होगा, क्योंकि इधर वाला केस नाउन है, और नाउन के लिए आपको हर नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां पर माय हाउस के लिए कैसे हर होगा? यहां पर ये हर हमारी इंग्लिश में होता ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन
पूरी तरह से गलत है और इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा हर्ष। इसका अर्थ हुआ, मैंने आपको पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में बात की थी। पॉसेसिव प्रोनाउन अपने साथ में नाउन नहीं लेते और पूरी मीनिंग रखते हैं। अब देखो ऑफ दे आर नॉट गोइंग, यहां पर आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट करना है। यहां पर ये बताना चाहते हैं, देखो बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग, उनमें से दोनों में, यानी उनमें से दोनों, दो की बात करता है बोथ। यहां पर आपको नाइदर ऑप्शन करेक्ट करना है, नाइदर, क्योंकि यहां पर सॉरी नाइदर नहीं होगा, इसमें बोथ करेक्ट होगा। बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग, नाइदर का नेगेटिव मीनिंग होता है, सॉरी यहां पर बोथ करेक्ट होगा। नाइदर का मीनिंग पहले से ही नोट नेगेटिव होता है तो उसको नेगेटिव डबल यूज नहीं कर सकते। एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन, अब देखो यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन। अब आपको यहां पर आपको ये पता है कि जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आते हैं या एडजेक्टिव आते हैं तब हम वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में भरते हैं। अब देखो वर्ब को अगर सिंगुलर में भर रहे हो आप तो उनके लिए प्रोनाउन भी सिंगुलर ही यूज होगा। तो यहां पर क्या आएगा, हिज प्लेस, यहां पर देयर प्लेस नहीं आएगा क्योंकि यहां पर सिंगुलर की तरह बिहेव करते हैं। सेव योर टाइम एंड, देखो सेव योर टाइम एंड माई योर टाइम के लिए एंड के दोनों तरफ एक ही कंडीशन के नाउन या प्रोनाउन आने चाहिए। योर टाइम लिखा हुआ है आगे, अब बाद में क्या भरना है, देखो माई गलत हो जाएगा, माई के साथ में नाउन आने चाहिए जबकि नाउन है नहीं। माइंड देखिए आप, माइंड में क्या आ सकता है, क्या यानी तुम्हारा और मेरा, तुम्हारा समय और मेरा समय, तो ये माइंड इज करेक्ट होगा। अब देखिए आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टेस्ट को अटेम्प्ट किया, अच्छे नंबर मिले आपको और शायद ये टॉपिक आपके क्लियर भी हुआ होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। आपको आपकी स्कोर शीट मिली होगी, स्कोर शीट में आपने चेक किया होगा। अब उन सारे क्वेश्चंस को आप फिर से अटेम्प्ट कर सकते हो, वहां पर आप एक आईडी से एक ही बार टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स की आईडी से आप इसको फिर से अटेम्प्ट कीजिए, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और इसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो एडवर्ब से लेकर होगी, उसे भी आप अटेम्प्ट करें। देखो आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं और आपने कल हमारे टेस्ट के बारे में जो सारे क्वेश्चंस थे उनके मैंने आंसर बता दिए, वो आपने देख लिए। अब देखो आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ में बात करेंगे एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है पहले देखते हैं। देखो हिंदी में इसका जब हिंदी करते हैं तो इसका मीनिंग निकल कर आता है क्रिया विशेषण, ये सब हमने पढ़ा है। अब देखो हमारे जो ग्रामर है उसमें दो ऐसे वर्ड हैं जिनको हम ऑर्नामेंट्स बोलते हैं, यानी देखो एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये दोनों क्या काम करते हैं, ये ऑर्नामेंट्स का काम करते हैं। मैंने शॉर्ट में लिखते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये क्या करते हैं, ये ऑर्नामेंट्स हैं, यानी कि ऑर्नामेंट समझ गया क्या काम करते हैं ऑर्नामेंट्स। टेल मी एनीबॉडी, ऑर्नामेंट्स क्या काम करते हैं, किसी को सजाते हैं। हम गले भी बनते हैं तो क्या काम करते हैं, ये ऑर्नामेंट्स करते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं कि किसी न किसी को सजाने का काम करते हैं, यानी कि डेकोरेट करते हैं। अब देखो ये ऐसे वर्ड हैं, आप समझो, देखो यहां समझते हैं पर नाउन को तुम जानते हो, प्रोनाउन को जान जाते हो, ये जानते हो तुम, प्रीपोजिशन को जानते हो, जानते सब प्रीपोजिशन को, कंजंक्शन जानते हैं और इंटरजेक्शन जानते हैं, वर्ब को जानते हैं। तो जो सब कुछ बचा है इन सब के बाद में जो हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, वर्ब में आपने कहा कि वर्ब को हम जानते हैं, प्रीपोजिशन को हम जानते हैं, इन सबको भी सेंटेंस में रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, कंजंक्शन को कर लेते हैं, कंजंक्शन को भी समझ लेते हैं। कंजंक्शन की मुझे कोई भी कंजंक्शन का नाम बताइए, कोई भी कंजंक्शन जिसको आप जानते हो, पढ़ते हो, यूज करते हो, पढ़ाओ, नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, आइदर नॉर। हां, तो ये सारे कंजंक्शन होते हैं। इंटरजेक्शन को भी जानते हो आप, इंटरजेक्शन क्या करते हैं, सडन फीलिंग्स बताते हैं। ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में काम आते हैं, इन सब के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। बट देखो हम इन दोनों के फिर जो भी सेंटेंस लिखा जाएगा, अगर उस सेंटेंस में इन सबको अलग करने के बाद में जो कुछ बचेगा वो या तो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। अब देखो
टोटल 8 हो गए हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। अब देखो नाउन को हम समझ लेते हैं, प्रोनाउन को समझ लेते हैं, वर्ब कहाँ है, प्रीपोजिशन कहाँ है, कंजंक्शन कहाँ है, इंटरजेक्शन कहाँ है। तो सेंटेंस के जितने सारे सेगमेंट्स हैं उनमें सारे 8 होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इन सबको छोड़ने के बाद में दो ऐसी चीज बचेगी, एडजेक्टिव और एडवर्ब पूरे सेंटेंस में। तो इनको हमें पहचाना है। अब देखो हमें एडजेक्टिव के बारे में जाना है। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन को मॉडिफाई करता है, ये किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। तो ये चीज समझ गए हम। या नाउन या प्रोनाउन को भी करता है जब ये प्रेडिकेटिव का यूज होता है। प्रेडिकेटिव और एट्रिब्यूटिव यूज मैंने आपको बताया, नाम सुने हो आपने, बोलिए प्रेडिकेटिव क्या होता है और एट्रिब्यूटिव यूज क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं, आपको मेरी कोई भी टॉपिक आपके अगर समझ में नहीं आया है उसको या तो रिपीट कर देंगे, और रिपीट नहीं कर पाए अगर तो आप मेरी जो क्लास है लास्ट वाली उनको आप देखें, और समझ में नहीं है तो मुझे बताएं। तो देखो एडजेक्टिव तो ये काम करता है। अब हमारा एडवर्ब क्या काम करता है? वापस मेरी बात रिपीट करता हूं। एक सेंटेंस के में यूज होने वाले सारे जो वर्ड्स हैं उनको हम 8 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो इन सबको छोड़ने के बाद इनको हम इजी वे से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, जल्दी पहचान लेते हैं। बट जो बचे ही दोनों में से एक होगी, इनको हम हमारी ग्रामर के क्या बोलते हैं? ऑर्नामेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं ग्रामर में? ऑर्नामेंट्स। ये क्या काम करते हैं? या तो किसी नाउन को सजाएंगे, या प्रोनाउन को सजाएंगे, किसी एडजेक्टिव को सजाएंगे तो वो तो एडजेक्टिव हो गया। बट ये क्या करता है एडवर्ब? ये तो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है। मैं आपको एक एक पॉइंट से बात करूंगा। या तो वर्ब को मॉडिफाई करता है, या फिर एडवर्ब को करता है, सॉरी एडजेक्टिव को करता है, फिर या एडवर्ब को भी करता है। और एडवर्ब को करने के साथ में ये कभी कभी प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है। यानी मेरे कहने का अर्थ यह है कि एडवर्ब केवल वे वर्ड्स नहीं है, वही शब्द नहीं है जो केवल क्रिया को ही विशेषता बताते हो, वो इन सबको मॉडिफाई करने वाले भी होते हैं। देखो ये हमारी पूरी कंप्लीट डिफिनेशन नहीं है, क्रिया केवल क्रिया की ही बात करें वही एडवर्ब होते हैं। बट जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है वो भी होता है, और किसी एडवर्ब को करता है वो भी होता है, और किसी प्रीपोजिशन को करता है वो भी होता है। तो अंडरस्टूड, समझ के हमारे सामने डिफिनेशन निकल कर आई। यानी वे शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करते हो। अंडरस्टूड? क्लियर और इज नॉट क्लियर? अब वापस देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। वे शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब को मॉडिफाई करते हो, मॉडिफाई से मीन निकाले सजाते हो, उसके बारे में कुछ ना कुछ बताते हो। ठीक है साहब, ये क्लियर हो गई पूरी बात। अब इसको अपनी नोटबुक पे नोट कीजिए। देखो किस तरह से वापस देखिए, लिखना क्या है आपको। हमारे सेंटेंस में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आई मीन मैं बताना चाहता हूं कि एक सेंटेंस को हम उसके सेगमेंट्स में 8 टाइप्स के वर्ड्स का यूज करते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, और एडजेक्टिव और एडवर्ब भी होते हैं। ये दोनों क्या काम करते हैं? ये ऑर्नामेंट्स का काम करते हैं। ऑर्नामेंट्स क्या काम करते हैं आपको पता है? किसी न किसी चीज को डेकोरेट करते हैं। तो ये किस किस को करेगा? एडवर्ब किसको करेगा? वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को और प्रीपोजिशन को। अब इसे आप नोट कीजिए। अभी तक हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज एडवर्ब। क्लियर और इज नॉट क्लियर? देखो आप एडवर्ब के किस टाइप से एडवर्ब बनते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं, देखो टू मॉडिफाई अ वर्ब। देखो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं वो एडवर्ब होते हैं। मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं आपके लिए, समझने की कोशिश करते हैं। देखो सी, मैंने लिखा है पर सी स्पीक्स, वो बोलती है। अब देखो क्या लिख देता हूं मैं क्लियरली।
अब मेरी बात समझना, देखो ये हमारी वर्ब हुई, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हम सब जानते हैं। बट देखो ये जो ये वर्ड आया हमारे लिए, ये बताइए आप क्लियरली सी के लिए आया है क्या? यस सर। आप दिमाग लगाओ यहाँ पर। बोलने के लिए आया, स्पीक्स के लिए आया है। तो देखो किसको कर रहा है मॉडिफाई? क्या होगा? एडवर्ब होगा। हाँ देखो, अगर ये इसको, मेरी बात सुनो ना, अगर सी को क्या करता, मॉडिफाई करता, तो सी प्रोनाउन है, क्या होता? एडजेक्टिव होता। क्लियर हो? इज नॉट क्लियर? तो ये देखो एक और सेंटेंस लिखा हूं मैं, ही वॉक्स स्लोली। देखो यहां हम समझते हैं, लिखने का काम बाद में करेंगे ना, पहले कैसा समझिए। ये क्या है? हमारी वर्ब है। क्लियर है? कोई समस्या नहीं है, वॉक्स वर्ब है, ये सब्जेक्ट हुआ। अब हम इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिएगा स्लोली ही है या वॉक्स है? हाँ, वह स्लोली नहीं है। हाँ, वो चलता है। कैसे चलता है? धीरे। तो ये क्या है? ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को। आई मीन मैं कहना चाहता हूं कि सेंटेंस के वो वर्ड्स, यानी वे वर्ड्स जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करते हो, क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। अंडरस्टूड? क्लियर हो गई कोई बात? देखो ये क्या करते हैं, हम इनका सेकंड यूज देखते हैं। टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव। मॉडिफाई का मतलब समझ गया आप? विशेषता बताना। टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे वो भी एडवर्ब होते हैं। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, देखो, माय फ्रेंड इज, मैंने यहां पर अभी छोड़ दिया, टोल लिख दिया, ठीक है। अब हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास में। ये वर्ब है हमारी, समझ रहे हो आप? ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। देखो मैं आपको बहुत सी बार बता चुका हूं कि बी वर्ब के बाद में जो कुछ आता है वो एडजेक्टिव होता है। अब बी वर्ब कौन सी? देखो बी वर्ब से निकालते अपन इज, एम, आर, वॉच, वर्ब, और कभी कभी बी खुद भी आती है। तो इसके जस्ट बाद में आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर लिखा मैंने। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर। तो देखो यहां पर ये जो टीचर है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। अब देखो यहां अगर ऐसा लिख दे तो माय फ्रेंड इज, ये टोल क्या है? एडजेक्टिव हुआ ही नहीं हुआ? अगर मैं ये देखो यहां वेरी लिख देता हूं, अब पूरे सेंटेंस को कंप्लीट हो गया। माय फ्रेंड इज वेरी टॉल। अब बताइए इस वेरी ने इस टॉल को मॉडिफाई किया है, इनमें से किसी एक को किया? बताइए। पहले टॉल था, माय फ्रेंड इज टॉल, मेरा मित्र लंबा है। बट अगर मैं इसे बोलूं माय फ्रेंड इज वेरी टॉल, तो वेरी ने किसको मॉडिफाई किया? टॉल को। तो टॉल क्या था? एडजेक्टिव। तो इसका अर्थ क्या हुआ? टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव। एडवर्ब का यूज कैसे करते हैं? टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव। अंडरस्टूड? यस सर। क्लियर ब्रो? इज नॉट क्लियर? क्लियर। ओके, अभी भी आप नोट कीजिए नोटबुक में। कोई डाउट हो तो उसके लिए कमेंट्स कर सकते हैं। एडवर्ब की बात कर रहे थे। अब देखो एडवर्ब क्या करता है, कभी कभी उसके थर्ड टाइप देखते हैं अपन, सॉरी थर्ड यूज देखते हैं। टू मॉडिफाई क्या करता है? ये एन एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। हम लोग कैसे करता है? अभी आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिखा था, सी स्पीक्स। यहां पर मैं ब्लैंक छोड़ देता हूं, क्लियरली। अगर हम इन तीनों वर्ड्स को निकालते हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या हुआ? ये वर्ब है। अंडरस्टूड? ये क्या है? और ये क्या हुआ? अभी आपने बताया था मुझे, क्या हुआ भाई? एडवर्ब है ना? क्यों ये एडवर्ब? क्योंकि ये इस स्पीक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब मैंने साथ यहां और लिख दिया वेरी। सी स्पीक्स वेरी क्लियरली, बहुत साफ बोलती हैं। अब देखो इसका अर्थ क्या हुआ?
वेरी लिखने पर क्या हुआ, इस वेरी वेरी किसको मॉडिफाई करेगा, Clearly को। क्लियरली को। तो क्लियरली को मॉडिफाई कर रहा है, क्लियरली क्या बताया था आपने, एडवर्ब, और एडवर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है, एडवर्ब कर रहा है। आपकी बहुत सारी गाइड्स या बहुत सारे टीचर्स आपको ये बताएंगे कि एक सेंटेंस में एक ही एडवर्ब आ सकता है, बट एक सेंटेंस में कई एडवर्ब आ सकते हैं। रट्टा नहीं मारना, समझना, एक कंसेप्ट को समझिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी आपने नहीं तो कहा था कि सर क्लियरली क्या है, एडवर्ब है, मैंने वेरी लिख दिया, वेरी क्या कर रहा है, क्लियरली को मॉडिफाई कर रहा है, सीधी सी बात है, कोई समस्या ही नहीं है। अब देखो ये क्या करता है फिर, ये समझ में आई तुम्हारी बात, यस सर, टू मॉडिफाई एनी एडवर्ब, ठीक है साहब। अब हम एक और इनका यूज समझते हैं, टू मॉडिफाई अ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन को भी कैसे मॉडिफाई करता है, आप लिखने का काम बात भी करें, मेरे साथ यूज देखते हैं, टू मॉडिफाई अ प्रीपोजिशन। अब देखो एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है, कैसे करता है मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं और उसे समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ही थ्रू अ piece of stone on a dog, सॉरी एक यहां पर मैं ब्लैंक छोड़ता हूं, फिर ऑन अ डॉग, और मैंने यहां पर लिख दिया देखो परफेक्टली। आप समझने की कोशिश करना, देखो यहां पर ये बिल्कुल न्यू चीज है आपके लिए। पहले हम इस सेंटेंस को पूरे को पढ़ते हैं एक बार, सी थ्रू अ पीस ऑफ स्टोन परफेक्टली ऑन अ डॉग। ये सेंटेंस लिखा मैंने पूरा, ठीक है साहब। ये क्या है, हमारी वर्ब है, V2 है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म किस टेंस में कब आती है, पास्ट का कौन सा पार्ट, सिंपल, पास्ट सिंपल, ओनली पास्ट सिंपल में। ये हमारी वर्ब हुई, तो फिर ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब देखो यहां पर क्या स्टोन है ना, तो स्टोन को जब हम मटेरियल नाउन है, जब इसके हम 1 2 3 काउंटेबल की तरफ बिहेव करते हैं, तो इसके आगे हम अ पीस ऑफ, 2 पीसीज ऑफ ऐसे लिखना पड़ता है। या मैं बता चुका हूं, कब बताया मैंने आपको, देखो सुनो, फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर रहता है केवल, लेकिन आपको चाहिए बहुत सारी फर्नीचर्स के आइटम, तो कैसे बोलते हैं, द आइटम्स ऑफ फर्नीचर। मेरी बात समझ रहे हो, इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो पूरा गलत है, इंफॉर्मेशन से नहीं होता, केवल इंफॉर्मेशन। लेकिन हमें ये लगे कि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखना है, तो क्या क्या लिखेंगे फिर, इंफॉर्मेशन डायरेक्टली बनाएंगे, मेनी इंफॉर्मेशंस, तो मेरे कहने का मेनी पीस ऑफ, मेनी फैक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मेनी फैक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ देखो पीस है ना, इसका यूज कर रहे हैं किसके लिए, स्टोन के लिए। तो ही थ्रू अ पीस ऑफ स्टोन ऑन अ डॉग। अगर हम इस परफेक्टली को नहीं लिखते हैं तब ये हमारा काम चल गया, बट हमने क्या यहाँ पर परफेक्टली वो लिख दिया। अब ये जो हमारी प्रीपोजिशन है ऑन, इसके आगे हम परफेक्टली लिखना चाहते हैं, तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि परफेक्टली जो एडवर्ब है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है। अब एक समझना है, देखो V2 वर्ब को नहीं कर रहा, ये किसको कर रहा है, ऑन को कर रहा है। देखो उसने क्या किया, जैसे मान लो कोई भी लड़का है, उस लड़के ने पत्थर फेंका साहब किस पर, डॉग पर, तो ये जो पत्थर फेंका इसको आ रहा है सीधा आ रहा है, तो यहां तक आ गया। बट आपने परफेक्टली लिखा इसमें, और परफेक्टली लिखते क्या हो, बिल्कुल सीधा लगा उसको, तो किसको कर रहा है, ऑन को। यानी कि इस कंडीशन में परफेक्टली है वो ऑन, हमारे जो प्रीपोजिशन है उसको मॉडिफाई कर रहा है। आई मीन मैं कहना चाहता हूं कि एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करते हैं। तुमने यहां पर इनके 4 तरह से, 4 प्रकार के इनके यूज देखे हैं, शायद आपके समझ में आए होंगे। अब देखो इनको किस प्रकार से डिफाइन करना है, ये समझ गए आप। एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, बोलिए, टेल मी एनीबॉडी। The word which can be modified verb and preposition. The word which can modify noun, verb, adjective, adverb, preposition. कंफ्यूज हो गए, फिर से रिपीट करता हूं, देखो एडवर्ब क्या करते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, और प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करते हैं। अंडरस्टूड, कोई कंफ्यूजन? नो सर, यानी कि वे शब्द जो किसी वर्ब को एडजेक्टिव
एडजेक्टिव को एडवर्ब को प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करते हो। क्लियर है पूरी बात? एडजेक्टिव क्या होते हैं? अब इनसे देखो एडजेक्टिव और अलग होते हैं ना, एडजेक्टिव हमारे अलग होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपको इसी के साथ में एडजेक्टिव की भी डेफिनेशन याद हो जाए। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन को मॉडिफाई करता है, प्रोनाउन को करता है, एडजेक्टिव को करता है। समझ आएगी बात? क्लियर और इज नॉट क्लियर? क्लियर। कोई कंफ्यूजन नहीं? कंफ्यूजन के लिए आप कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है साहब, अब आगे देखते हैं। इनके कुछ सेंटेंस लिखकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। देखो मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पर, और इन सेंटेंस में हम जो एडवर्ब्स यूज किए गए हैं उन एडवर्ब से ये सीखने की कोशिश करते हैं कि वो किसको मॉडिफाई कर रहे हैं। अंडरस्टूड? देखो हम इस पहले वाले सेंटेंस को देखते हैं। ये हमारी वर्ब है, सबसे पहले हम वर्ब को निकालेंगे। ये सब्जेक्ट है हमारा, और परफेक्टली एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है? यानी कि वर्ब को। ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं? क्लियर हो गया? दे सब्जेक्ट वर्ब और स्लोली एडवर्ब है किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को कर रहा है। ये भी समझ में आ गया आपके? हम थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। सबसे पहले हमारी वर्ब और ये सब्जेक्ट। आराम से, सॉरी ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि बी वर्ब के बाद में जो आएगा एडजेक्टिव होगा, तो ये कहां गया? वेरी इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट बॉय क्या है? इंटेलिजेंट बॉय एडजेक्टिव है। समझ आएगी बात? वैसे देखो बॉय नाउन है, तो नाउन के आगे एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव के आगे ये जो लिखा गया है ये क्या है? वेरी। इस एडवर्ब है किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को। अगर मैं यहां से वेरी हटा देता हूं, हटा दे मैंने इंटेलिजेंट बॉय, तो देखो अब तो ये केवल एडजेक्टिव है, बट मैंने यहां पर वेरी लिख दिया, तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव। समझ में आ गया तुम्हारी बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्लियर है कोई बात? यहाँ पर ये वेरी है, एडवर्ब है, किसको? इंटेलिजेंट को मॉडिफाई कर रहा है। हाँ इंटेलिजेंट है बेटा, एडजेक्टिव। अब लोग इसको देखते हैं अपन, ये क्या है हमारे पास में? वर्ब है। ये क्या है? सब्जेक्ट। अब देखो यहां देखते हैं, इस वाली फ्रेज में बी वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले हम नाउन को निकाल लेते हैं। ये नाउन है, ठीक। नाउन के आगे देखो टोल लिखा हुआ है। टोल क्या है? एडजेक्टिव। समझ आए? लंबा होता है, तो नाउन को क्या है? मॉडिफाई कर रहा है, तो वो तो एडजेक्टिव है। बट ये क्या है फिर? ये इस एडजेक्टिव को बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो क्या हुआ बताओ? एडवर्ब है, और एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है? यहाँ एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर हो? इट्स नॉट क्लियर? ओके, ये हमारी वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब आपको मैं बता चुका हूं कि इस बी वर्ब के बाद में यहाँ जो आएगा एडजेक्टिव होगा। देखो यहाँ इस वाले पार्ट में क्या है? नाउन भी आ सकती है, जैसे यहाँ पर नाउन आई थी, तो कोई बात नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट का पार्ट होता है। तो ये हमारा एडजेक्टिव है,
और एडजेक्टिव के आगे जो लिखा है वेरी, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है। अब देखिए लास्ट वाले सेंटेंस को देखते हैं। इफ देन, ये हमारी वर्ब है। वर्ब कौन सी फॉर्म है यहाँ पर? पास्ट सिंपल की। हाँ, पास्ट सिंपल की V2 और ये सब्जेक्ट हुआ। अब देखो यहाँ देखते हैं ये स्लोली क्या है भाई? एडवर्ब। एडवर्ब है क्योंकि देन को बता रहा है, हाँ। देन को मॉडिफाई कर रहा है। अब ये एडवर्ब है, यहाँ पर समझने वाली बात है। देखो एडवर्ब है और ये क्या है? प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन होती है, नहीं, ये भी एडवर्ब ही है। हाँ, तो वेरी एडवर्ब है, तो एडवर्ब को ही एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो समझ गए यहाँ पर ये भी क्या कर रहा है? ये एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। जो हमने डिफिनेशन सीखी थी और जो इसके यूज सीखे थे वो सारे सेंटेंस से क्लियर होते हैं। आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा। और आज की जो क्लास है उसके बाद में आपके लिए टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट का होगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन, उसको सब अटेम्प्ट करें और आपका इस टेस्ट से रिवीजन हो जाएगा और सभी को अटेम्प्ट करना है। ये समझ में आ गया पूरा आपको? कोई कंफ्यूजन नहीं है? आज पता लग गया एडवर्ब क्या काम करते हैं, क्या होते हैं एडवर्ब, एक बार रिपीट करो। किसको? वर्ब को। क्लियर है पूरी बात? इनका डिफरेंस समझ गया एडजेक्टिव से? दोनों चीजों को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो सारी चीज समझ में आ जाएगी।